इस क्रैश कोर्स में हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं जो आपको ललचाने वाला हो, अट्रैक्टिव हो, धांसू हो। देखो ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आया था, देखो आपको नहीं पता मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम इस क्रैश कोर्स में वो क्रिटिकल चीजें पकड़ रहे होंगे जो आपको नंबर स्कोर करने में आपकी मदद करते हैं। तो जब हम इस कोर्स को आगे रन कर रहे हैं तो जो ग्रामर की पहली 3 क्लासेस हैं उसमें हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे कि कौन कौन से घटक तत्व हैं जिनसे लैंग्वेज बनी है। तो जब आप इन फंडामेंटल्स को पहले दिमाग में रखेंगे तो आगे जब हम ग्रामर के प्रिंसिपल्स को पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशंस बड़े इजी हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल 2 प्रिंसिपल्स पे टिके हुए हैं। अगर वो आप पहले दिन सीख गए और उनको अप्लाई किया आपने किसी भी सेंटेंस पे तो वो आपकी नजरों से बच नहीं सकता, वो क्वेश्चन आप 100% करेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए हम शुरू के 3 दिन हम बेसिक फंडामेंटल्स पे हमारे काम करेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई हमारी जारी रखेंगे। नमस्कार, हम लोग आज आरएस मेंस का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे क्रैश कोर्स में उसका ब्रीफ ओवरव्यू में दे रहा हूं। रोज की हमारी क्लास में हम शुरू करेंगे ग्रामर के साथ, जिसमें ग्रामर का एक लेसन होगा आपके सामने और उसकी एक्सरसाइज उसके साथ हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा हम वोकैबुलरी का सेशन करेंगे जिसमें हम कॉमन वर्ड्स लेंगे 10, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स लेंगे एवरीडे, एंड उसके साथ ही हम लोग कुछ वन वर्ड्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स 4-5 तरह के होते हैं, होमोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, पैरोनिम्स हैं, जिनकी कुछ स्पेलिंग सिमिलर हो सकती हैं, मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो इसमें कई तरह की कैटेगरी हमारे सामने होती है, पढ़ने में इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये रखे रखाए नंबर होते हैं क्योंकि ये लिमिटेड इन नंबर हैं, इनका ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती। जितने हम लोग क्लास में कवर कर रहे हैं उतने कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसकी आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हमारा आता है राइटिंग का सेक्शन, जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्योंकि ये 40 मार्क्स को कवर करता है आपके आरएस के पेपर में। इसमें आपका 10 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग है, आपका 10 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग है, 10 मार्क्स का आपका थीम एलाबोरेशन है, एंड 10 मार्क्स का आपका आइदर यू राइट अ रिपोर्ट और अ लेटर। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है जहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इस पे हम तीसरे दिन से काम करना शुरू करेंगे, 3rd डे से, क्योंकि तब तक हम कुछ फंडामेंटल्स हैं जिन पे हम लोग काम करेंगे ग्रामर के, वोकैबुलरी के, उसके बाद में इस पे हम लोग आएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला चैप्टर है हमारा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उन एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं जिनसे इंग्लिश लैंग्वेज बनी। इसमें से हर टॉपिक की जानकारी थोड़ी बहुत मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारी आगे आने वाली स्टडीज को ये प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर रहे हैं लेटर्स और लेटर्स ऑफ अल्फाबेट की, तो इसका ज्यादा नहीं लेकिन एक एस्पेक्ट हमारे जरूर काम आता है आर्टिकल्स में खासकर, तो थोड़ा सा पता हो तो हमारे लिए ईज हो जाता है। वर्ड, वर्ड के कितने आयाम हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं वर्ड्स की तो पूरा ग्रामर जो है वर्ड्स के आसपास घूमता है। कॉम्पोजिशन का जो ग्रामर है जिससे हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे आपका 40 मार्क्स का जो डिपेंड करता है वो इन 3 एलिमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ऑफ कोर्स वर्ड हमारा बेसिक एलिमेंट होता ही है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का। तो 3 जो पार्ट हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, क्लोजेस हैं, इन पे भी हम अच्छा खासा फोकस करेंगे क्योंकि ये हमें काफी नए आयाम देते हैं। इनके क्या डायमेंशंस हैं ग्रामर में, इनके क्या रोल हैं और ये के क्या क्या रोल प्ले करते हैं राइटिंग में, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे राइटिंग पार्ट पे। अगला जो हमारा पार्ट है तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैं, उसके बारे में बहुत सारी हमारी भ्रांतियां हैं जिनके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश की बेसिक लिपि है, जो अल्फाबेट है इंग्लिश का, उसमें हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो हमारे ए बी सी से लेके जेड तक जाते हैं। अमेरिकन से इसको जी बोलते हैं।
तो हमारे 26 लेटर्स हैं। ये 26 लेटर्स मिलके हमारे 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो लेटर्स की खास बात ये होती है कि इनमें साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, इसमें मीनिंग होता ही नहीं, ये केवल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और सारे लेटर्स आपस में मिलके दो लेटर्स मिलके सिंगल लेटर, या कई बार तीन लेटर्स भी मिलके सिंगल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, या एक लेटर दो तरह की साउंड्स भी प्रोड्यूस करता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं। आज तक हम पढ़ते आए थे कि हमारे जो ए आई ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे वावल्स होते हैं। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा, इंग्लिश में वावल्स 5 नहीं होते, ये लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि ज्यादातर जो वावल्स के साउंड होते हैं वो इन्हीं 5 लेटर्स से कोई वर्ड शुरू होता है उसमें आते हैं। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इन लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स हमेशा वावल का ही साउंड देंगे। वावल्स इंग्लिश लैंग्वेज में 20 होते हैं, 20 होते हैं, जिनकी जो साउंड्स हैं वो हमारे हिंदी के जो वावल्स हैं ए आ से लेकर अंग अह तक। अंग अह को अक्सर लोग वावल नहीं मानते, बेसिक वावल हम 10 ही मानते हैं, री 11 सेमी वावल मानते हैं। तो हमारे जो इंग्लिश हिंदी के जो 10 वावल्स हैं, इनके आसपास के जो साउंड्स हैं वही इनमें इंग्लिश में भी वावल्स होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से कुछ वावल्स अलग बने हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, जिन्हें हम ग्लाइडेड वावल्स कहते हैं। तो वावल्स को भी इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहले होते हैं जो प्योर वावल्स हैं। प्योर वावल्स होते हैं हमारे पास इन टोटल हमारे पास होते हैं 12 होते हैं, जिन्हें मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। डिप्थोंग्स या ग्लाइडेड वावल्स हैं वो हमारे पास होते हैं 8। तो ज्यादा इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। सिर्फ इसमें जो हमारे मतलब की चीज वो इतनी सी है कि जैसे अगर मैं लिखता हूं अ हेल्पिंग वर्ब, अ हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे चूंकि पहला हमारा जो साउंड है वो है का है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम है के साथ अ का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसका एक्रोनिम लिखते हैं NHV, तो हम एन का यूज करते हैं क्योंकि एच में साउंड पहला ए का आता है, इसलिए हम NHV लिखते हैं। तो आर्टिकल्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास वावल्स का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। हैविंग सेड दैट, मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप आर्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स पे फोकस करने के बजाय जो ABCD से लेके Z तक हैं, या ये मैं कहूं AEIOU को वावल्स मानने के बजाय हिंदी के आ के हिसाब से देखेंगे तो आपके एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। अगर हिंदी के ए आ ई ई उ ऊ ए ओ ए आई ओ औ के आसपास के साउंड आ रहे हों तो वहां पे हमें एन लगा देना है, भले ही फिर लेटर कुछ भी आए, जैसे यहां पे आया है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं, NSHO, NSHO, तो इस पे भी हम फोकस कर सकते हैं क्योंकि एस वैसे तो कहने को तो साउंड जो अल्फाबेट के हिसाब से जो हम पुराना मेथड स्टडी करते हैं तो हमारे हिसाब से कॉन्सोनेंट है, बट जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो पहला साउंड वो वावल का निकल के आता है। तो यहाँ पे ध्यान दें। एक इसका छोटा सा पहलू और है जो यहाँ पर दिया गया है। चूंकि हमारे पास लेटर्स 26 हैं और साउंड्स 44 हैं, तो साउंड्स ज्यादा होने की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ा जिसे हम कहते हैं फोनेटिक सिंबल्स। तो जैसे श का जो साउंड है हिंदी में, उसको हम इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के सिंबल्स जैसे शीट के लिए इन्होंने आपको डिक्शनरी में देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा लिखा हुआ हर वर्ड के बाद। तो ये हमारे फोनेटिक सिंबल्स होते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक साउंड के लिए है, ये दूसरे साउंड के लिए है, और टी यहाँ पे तीसरी साउंड के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा शीट। तो इस तरीके से हम इनका स्टडी करते हैं। तो लेटर्स में इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके लिए। फिर हम आते हैं वर्ड्स पे। वर्ड बेसिकली हम अगर देखते हैं तो लेटर्स का ही रूप होता है।
वर्ड्स लेटर्स का वो ग्रुप होता है जो आपके दिमाग में एक सेंस पैदा करता है, इनका अपना एक छवि पैदा करने का काम होता है आपके ब्रेन में। जैसे आप किसी से सुनेंगे कुछ, जैसे किसी ने बोला ब्रदर या फादर, तो आपके दिमाग में आपके ब्रदर या फादर की छवि आएगी, मेरे दिमाग में मेरे ब्रदर या फादर की छवि आएगी। तो ये एक छवि पैदा करने का काम करता है। तो इसीलिए जब आप स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं तो आपको लग रहा है कि स्टोरी के बीच में आप कहीं खड़े हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर भी वर्ड्स को आगे समझने के लिए वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से, अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ड का एक तो होता है अपना इनहेरेंट सेंस होता है, उसका एक अंतर्निहित भाव होता है। उस अंतर्निहित भाव के आधार पे वर्ड्स तीन तरह के हो सकते हैं। पहले वो होते हैं जो आपके मन में पॉजिटिव एहसास जगाते हैं, उनको कहते हैं पॉजिटिव कॉनोटेशन के वर्ड, जैसे लव है, केयर है। दूसरे वो होते हैं जो आपके दिमाग में एक नेगेटिव भाव पैदा करते हैं, जैसे हेट है, वॉर है, वायलेंस है, किलिंग है। तो बहुत से हजारों हजार ऐसे वर्ड हैं। तीसरे तरह के वो वर्ड हैं जो चीजों से संबंधित हैं, आपके मन में ज्यादा कोई भाव पैदा नहीं करते, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल कॉनोटेशन वाले वर्ड। अक्सर इसमें चीजें आती हैं जैसे बुक है, चेयर है, पेन है, नोटबुक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वर्ड का एक पहलू ये होता है कि वर्ड आपके मन में सकारात्मक, नकारात्मक और एक तटस्थ छवि पैदा करते हैं। दूसरा जो पहलू है, अब वर्ड्स को यूज करने वाला अपने हिसाब से करता है। तो जब वर्ड्स को यूज करने वाला यूज करता है, तो एक हिंदी में फेमस कहावत है, जहां जहां ना पहुंचे रवि वहां वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकते वहां पे कवि पहुंच जाते हैं। तो प्रयोग करने वाला शब्दों को तीन तरीके से प्रयोग करता है। पहला, वो वर्ड को लिटरल सेंस देने के लिए प्रयोग करेगा। जैसे अगर कोई आपको कहता है कि अ पिक्चर ऑफ गांधी जी इज हैंगिंग, गांधी जी की एक पिक्चर टंगी हुई है, तो गांधी जी की पिक्चर यहां पे, तो पिक्चर वर्ड का मतलब यहां पे पोर्ट्रेट से है, तस्वीर से है, या हम दूसरे शब्दों में कहे तो फोटो भी कह सकते हैं, फोटोग्राफ भी कह सकते हैं। तो जो शब्द आप काम में लेना चाहें। तो वैसे भी आपने सुना होगा, काफी लोग थोड़ा बहुत जो इंग्लिश बोलते हैं वो बात बात पे बोलते हैं लिटरली। लिटरली का मतलब होता है वास्तव में, तो लिटरल होता है वास्तविक। तो जो पहला अर्थ देते हैं शब्द होता है वो लिटरल सेंस होता है। तो लिटरल सेंस वाले पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो रीडिंग स्किल्स में खासकर जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कर रहे हैं, उसमें दिक्कत कहाँ आती है। उसके 5 क्वेश्चंस हैं। तो 5 क्वेश्चंस में हमें अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो डायरेक्टली आपका वर्ड के मीनिंग पे या इडियोमेटिक सेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब हम बात करते हैं फिगरेटिव सेंस की, तो एक लाइन मैंने लिखी है यहां पे, इंडियाज इकोनॉमिक पिक्चर इज इंप्रूविंग। भारत की आर्थिक तस्वीर सुधर रही है। तो हमें भी पता है कि अर्थव्यवस्था की कोई फोटो नहीं होती, अर्थव्यवस्था का कोई फोटोग्राफ नहीं होता। तो यहां पे पिक्चर शब्द से अर्थ है कंडीशन, सीन या सिनारियो। कंडीशन, सीन या सिनारियो। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि हमारे यहां पे सिनारियो जो है वो दे रहा है स्टेट और कंडीशन, अवस्था या दशा का अर्थ दे रहा है। और उसके बाद अगला वर्ड आता है इडियोमेटिक सेंस। क्या आता है? इडियोमेटिक सेंस। इडियोमेटिक सेंस होता है किसी भी शब्द का या वर्ड ग्रुप, जिसे फ्रेज भी कहते हैं, उसका इडियम के तौर पे प्रयोग। इडियम क्या होता है? बेसिकली किसी कॉन्टेक्स्ट में शब्द अपने मूल अर्थों से हटके अर्थ देता है, उसको हम कहते हैं इडियोमेटिक सेंस। जैसे शी पेंट्स ए रोजी पिक्चर, वो एक गुलाबी तस्वीर पेश करती है। तो ए रोजी पिक्चर या पेंट ए रोजी पिक्चर का मतलब होता है टू शो ऑप्टिमिस्टिक साइड, पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। कई बार इस इडियम को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, इनफैक्ट कर क्या सकते हैं, ही ऑलवेज पेंट्स अ डार्क और ग्लूमी पिक्चर, इट मीन्स द पर्सन इज शोइंग यू द नेगेटिव साइड ऑफ समथिंग, पेसिमिस्टिक साइड ऑफ समथिंग। तो यहां पे ना तो गुलाब है ना पिक्चर है, फिर भी अपना एक अर्थ छोड़ के जा रहा है किसी कॉन्टेक्स्ट में। इस तरीके से किसी भी शब्द का या फ्रेज का किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आकर अपने मूल अर्थों से हटके मीनिंग देना ईडियम होता है।
तो इस तरीके से शब्द 3 तरीके से यूज करने वाले हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। लिटरल सेंस में यूज करें, फिगरेटिव सेंस में यूज करें, इडियोमेटिक सेंस में यूज करें। ज्यादातर जो आपके किसी वर्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पूछा जाएगा वो इस वाले पार्ट से पूछा जाएगा। ये आपके एक क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसी भी तरह के एग्जाम में आता है, आरएस में भी पिछले बार के पेपर में इसको पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। फिर आती हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। फ्रेजेस वर्ड ग्रुप होते हैं जिनका सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। जैसे यहां पे हम लोग देखते हैं इन अ हरी, तो इन अ हरी आप भी हो सकते हैं, कोई कहीं जा रहा है वो भी हो सकता है, आप कोई बोल रहे हैं तो यू आर स्पीकिंग इन अ हरी। तो ये डिपेंड करता है इसको आप कहां यूज करते हैं। एवरीथिंग केम विदाउट वार्निंग, जैसे मौसम चेंज होता है विदाउट वार्निंग होता है, कोई आपके पास आ जाता है विदाउट वार्निंग आ जाता है, विदाउट इंफॉर्मेशन आ जाता है, विदाउट वार्निंग अटैक हो जाता है। तो विदाउट वार्निंग कुछ भी हो सकता है। बियॉन्ड रीच, कि आप कहते हैं कि नहीं इतना पैसा या इतना तो बियॉन्ड रीच है, इस यहां तक मेरी पहुंच नहीं है, या आप कह सकते हैं वो डेस्टिनेशन तो बियॉन्ड रीच है। तो इस तरीके की जो हम चीजें यूज करते हैं, ये फ्रेजेस जो होती हैं ये बहुत पावरफुल टूल होता है राइटिंग के हिसाब से। तो जब भी आप कुछ रीड कर रहे होते हैं, देखिए 2 चीजें हैं। स्पीकिंग जो होता है वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है लिसनिंग का, और जो राइटिंग होता है वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है रीडिंग का। तो अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो पढ़िए खूब। नॉर्मली तो ये कहते हैं कि अगर आपको 1 पेज लिखना है तो 100 पेज की रीडिंग का कैपेसिटी आप में होना चाहिए। उतना भी नहीं कर सकते तो 10 या 20 पेज की रीडिंग तो आपकी होनी चाहिए। तो जब भी आप कुछ रीड कर रहे होते हैं तो खासकर जो टुकड़े प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, जिन्हें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, इन पे आप जरूर फोकस करें, क्योंकि आपका कॉमन एरर में भी 1 या 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से जरूर आपको पूछा जाता है, और प्रेपोजिशंस बहुत चेंज होती हैं। तो ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का पावर हाउस है, तो इस पे फोकस करें आप लोग। फिर अगला पार्ट आपका आता है सेंटेंस। सेंटेंस बेसिकली जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, कंप्लीट सेंस होता है सेंटेंस का। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है बेसिकली शब्दों का वो समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देकर जाता है। और किसी भी सेंटेंस में फंडामेंटल 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता है, जिसे हम हमारा सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट इसलिए भी कहते हैं श्रीमान कि जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार आता है तो तय है कि वो किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास आएगा। तो पहली चीज तो हमें यही मान लेनी चाहिए कि बिना वो व्यक्ति या वस्तु जो हमारी बात का विषय है, हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आता। तो ये पहली चीज है। तो यहां पे हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय भी कहते हैं हिंदी में, ये वो वाला पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है, काउंसल किया है किसी मैन ने किसी को। तो यहां पे जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब शुरू होती है, जो पहली वर्ब आती है, भले वो हेल्पिंग वर्ब हो भले वो मेन वर्ब हो, वहां से शुरू होता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका मूल रूप से 2 हिस्सों में आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे थोड़ा स्पेस देकर इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जहां से वर्ब शुरू होती है, यानी कि या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर प्रेजेंट और पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव है तो मेन वर्ब भी टेंस का निर्माण करती है। तो वो 2 पार्ट हो सकते हैं। अदरवाइज 99.99% केसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब भी मिलती है, वहां से हमारा प्रेडिकेट जो है वो शुरू होता है। फिर अगला जो पार्ट आपका, जिससे ये हमारा है क्लोज, जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। क्लोज जो है बेसिकली, वैसे तो ये कोई सेंटेंस ही होता है इसके पीछे, लेकिन जब ये किसी कनेक्टिव से जुड़ जाता है तो अब हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। जैसे यहां पे एक आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, द यंग मैन हैजंट सीन हिम सिंस ही वाज अ चाइल्ड। तो जहां से शुरू हुआ है फुल स्टॉप तक, ये तो बन गया अब हमारा सेंटेंस, इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। चूंकि ये जो सेंटेंस है कोई 2 सेंटेंस से मिलके बना है, जिसमें एक का सब्जेक्ट ये वाला है
और प्रेडिकेट ये वाला है, दूसरे का सब्जेक्ट ये वाला है और प्रेडिकेट ये वाला है, और यहां पे बीचों बीच हमारे पास एक कंजंक्शन है। तो यहां पे हमारे पास दो क्लोजेस हैं, क्लोज नंबर 1 जिसे हम इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल या मेन क्लोज भी कह सकते हैं, दूसरा हमारा है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज जो हमारा क्लोज नंबर 2 है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप बोलेंगे सर सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, इसमें भी दोनों तरफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो हमें सेंटेंस क्यों नहीं बोलेंगे? तो कुछ कुछ देखिए ऐसा ही है, जब दो लोग होते हैं, विवाह से पहले उनके अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, लेकिन विवाह के बाद उनकी एक सिंगल आइडेंटिटी बनती है जिसमें वो एक परिवार कहलाते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़े हैं किसी क्लोज से, या एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ा है किसी कंजंक्शन से, तो वो क्लोजेस बन जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो एक यूनिट बनती है उसको फिर सेंटेंस बोलते हैं। तो ये आपका सेंटेंस और क्लोज का डिफरेंस होता है। अब इस कंजंक्शन की नेचर के आधार पे हम फर्दर जो हमारे सेंटेंस है उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमारे इंग्लिश जो एक लेटर से शुरू होती है वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर आकर खत्म हो जाती है। तो ये हमारा एक जो बेसिक पार्ट है वो हम देखते हैं यहां पर। अब ग्रामर में हमने 5 चीजें पढ़ी हैं हद तक। जो पहली चीज है वो है आपका लेटर्स, जिसे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कहते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनमें कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इन्हीं साउंड्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से 20 हमारे वावल्स हैं, 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब डिटर्मिनर्स आप पढ़ेंगे तो आपको ए और एन लगाने में दिक्कत नहीं होगी, और कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी काम आता है। जैसे वावल साउंड से पहले दी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द बोलते हैं, दी इवनिंग, द मॉर्निंग, तो वहां पे भी एक आयाम है उसका वो, लेकिन चूंकि कंपेटिटिव एग्जाम में इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं तो उसके हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स सेंस छोड़ते हैं। फिर वर्ड पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव कॉनोटेशन, न्यूट्रल कॉनोटेशन के हो सकते हैं। यूज करने वाला लिटरल, फिगरेटिव और इडियोमेटिक सेंस में यूज कर सकता है। फ्रेजेस होती हैं, पावर हाउस है, वर्ड ग्रुप होता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। फिर होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, कंप्लीट सेंस देता है। 2 यूनिट मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। फिर आते हैं क्लोजेस। कोई सेंटेंस रहे होते हैं पहले, कनेक्टिव से जुड़ने के बाद एक बड़ा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, लेकिन इन दोनों टुकड़ों से मिलके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं, जिसमें मिनिमम 2 क्लोजेस होते ही होते हैं, जिसको वाक्यांश भी कहते हैं। अब आते हैं कुछ कॉमन वर्ड्स पे जिसको हम प्रयोग करते हैं। वोकैबुलरी का पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा। अब पहले मैं वो वर्ड्स ले रहा हूं जो आप जब रीडिंग करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड्स होते हैं आपके सामने आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन में आने के बजाय उनको समझना है। जैसे एक्सेप्ट वर्ड को बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्नॉलेज, एक्सीड, एक्वीस, कॉन्कर, कंसीड। अब एक कॉन्कर ये भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, जिसका मतलब होता है किसी को हराना या जीत दर्ज करना, लेकिन ये थोड़ा अलग वर्ड है। ये कॉन्कर जो है वो CONCUR है। तो आप जब रीडिंग में देखेंगे तो एग्री करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो दिक्कत कहां होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? जब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये आर्टिकल्स वगैरह लिखने वाले देश का टॉप ब्रेन होता है, तो अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य शब्द तो सामान्य ही होते हैं। तो ज्यादातर जब बात को कन्वे करना है तो ले दे के शब्द तो लिमिटेड ही हैं, तो हम उनके सिनोनिम्स को यूज करते हैं इंपैक्ट पैदा करने के लिए और कुछ क्लैरिटी लाने के लिए भी होता है। तो एक्सेप्ट की जगह इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो इनको मैं तो ये कहूंगा इनका तो आप रट्टा ही लगा लो। एडजस्ट की जगह यूज करेंगे अडेप्ट और रेगुलेट शब्द का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। कई बार जब मिलिट्री का कोई अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एक्लेमेटाइज शब्द का भी यूज हो सकता है, एक्लेमेटाइज शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्लेमेटाइज शब्द का भी प्रयोग हम कई बार कर लेते हैं। फिर अगला वर्ड आता है एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित, एप्रीहेंसिव या कंसर्न्ड। तो एंक्सियस की जगह ये दो वर्ड इस्तेमाल करने को मिल देखेंगे आपको ज्यादातर राइटिंग में। एरिया की जगह बहुत सारे वर्ड आएंगे, रेलम है, डोमेन है, एक्सपेंस है। तो ये वर्ड है। एक्सपेंस के पास का एक वर्ड होता है एक्सपेंस, लेकिन ध्यान रखिएगा वो खर्चे से है, वो एक्सपेंडिचर है, और ये आपका जो होता है एरिया से संबंधित होता है। तो दोनों वर्ड में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है ई और ए का, बट एक्सपेंस का मतलब होता है आपका मैदान। अगला वर्ड आता है आपका बिगिनिंग। तो बिगिनिंग की जगह वो यूज करते हैं इंसेप्शन, ऑनसेट, इनिशिएशन या इनिशिएटिव। बेनिफिट की जगह वो यूज करते हैं लिवरेज। बिग की जगह यूज करते हैं ह्यूज है, कंसिडरेबल है, एनॉर्मस है, कॉलोजल है, जाइगेंटिक है। इन दोनों तीनों चारों वर्ड्स का ये लोग प्रयोग करते हैं। विस्तृत के लिए कई बार वास्ट शब्द का प्रयोग भी करते हैं, तो विस्तार आता है बात, तो वास्ट शब्द का प्रयोग भी ये लोग करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। तो वास्ट का मतलब भी कई बार बड़े के अर्थ में आ जाता है, लेकिन वो जियोग्राफिकल एरिया के लिए आता है। फिर ब्रीदिंग की जगह यूज करते हैं रेस्पिरेशन, ये ध्यान रखिएगा। स्वेटिंग की जगह पर्सपिरेशन का भी यूज करते हैं। फिर आता है बट। हालांकि बट और हावेवर में स्लाइट डिफरेंस है, कंजंक्शंस होते हैं। बट होता है लेकिन, हावेवर होता है हालांकि। तो बट तो हमेशा बिल्कुल विपरीत भाव को दर्शाएगा। हावेवर में भाव में कॉन्ट्रास्ट होगा, कंप्लीट ऑपोजिट नहीं होगा, लेकिन हाँ विपरीत होने का एहसास जरूर होगा, तो उसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो हमारे शब्द जो हैं हावेवर की जगह नेवरदलेस, नॉनदलेस भी यूज हो सकते हैं। दो ऑल्दो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, तो उसमें हमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं, यद्यपि वगैरह जो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ शब्द हैं जो अक्सर जो है हाउ एवर की जगह आते हैं, वो है नेवरदलेस और ननदलेस। इसको पढ़ने में हमें काफी दिक्कत आती है। जैसे कई बार आप पढ़ेंगे तो एक शब्द आपको दिखाई देगा हिदर्टो। हिदर्टो होता है अंटिल नाउ। अब आजकल अंटिल नाउ जो है वो आपका काफी कॉमन है, लेकिन किसी टाइम में हिदर्टो शब्द का कॉमन बहुत प्रयोग था। तो कृपया इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ड्स होते कॉमन ही हैं, लेकिन इनको यूज इनके सिनोनिम्स के तौर पे किए जाने पे थोड़ी सी हमें पढ़ने में दिक्कत आती है। क्लियर शब्द जो होता है बहुत बार यूज होता है, लेकिन अलग अलग शब्दों में। जैसे अनएम्बिग्वस, अनइक्विवोकल, ये वर्ड किसी शब्द के उल्टे होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग पॉजिटिव होता है। जैसे हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है कि जहां पे इन या अन लगा हो मतलब उल्टा कोई मीनिंग होगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जहां पे अन या इन लगा हो वहां पे कई बार पॉजिटिव मीनिंग भी आ जाते हैं। जैसे आपका अनएम्बिगुअस है, अनइक्विवोकल है। दूसरा अपैरेंट भी होता है, कॉन्स्पिक्वस, एक्सप्लिसिट, ऑस्टेंसिबल। ये शब्द ऐसे होते हैं जो स्पष्ट तौर पे होने के लिए दिखाते हैं। वैसे ही इसका क्लियर एडजेक्टिव है तो क्लियरली एडवर्ब है, तो क्लियरली के लिए यूज करते हैं अपैरेंटली, कॉन्स्पिक्वसली, डिस्टिंक्टली, एक्सप्लिसिटली, ऑस्टेंसिबली। तो इन शब्दों पे कृपया आप ध्यान दीजिएगा, ये शब्द यूज होते हैं। तो क्विकली आप अगर चाहें तो विद इन 5-6 डेज आप अपनी वोकैबुलरी को 200-400 शब्द तुरंत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन वर्ड यूज होते हैं उनके मैं आपको सिनोनिम्स दे रहा हूं, तो इसमें 100-150 वर्ड्स होंगे ऐसे जो रेगुलर यूज होते हैं, लेकिन और नॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन इनके सिनोनिम्स थोड़े एलियन लगते हैं, थोड़े थोड़े स्ट्रेंज लगते हैं, पिक्यूलियर लगते हैं, विचित्र लगते हैं। तो इसलिए उनको हम थोड़ा सा अगर एक बार देख लेते हैं तो हमारी वोकैब में एकदम से इजाफा होता है। तो इनको आप रट्टा मार लें इनका, ये सिंपल सा रूट होता है। कई बार क्या होता है, रट्टा मेथड जब आपको एनालिटिकल चीजों पे जाना होता है तो रट्टा काम नहीं करता वहां पे आपकी लॉजिकल स्किल्स काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स को जब लर्न करना तो यहाँ पे थोड़ा सा रट्टे वाला एटीट्यूड हमारा काम कर जाता है।
जब बात हम करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, तो हम आज दो पेयर्स को पकड़ेंगे जिसमें टोटल 5 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स में आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड है, उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया है बीच में मैंने। तो ये प्रोनाउंसिएशन आप इस पे फोकस करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको शौक है प्रोनाउंसिएशन पे मास्टरी करने का। बट जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सो यू कैन लीव इट वंस। और जब आपको जरूरत हो कभी फ्यूचर में तो यू कैन फोकस ऑन इट। तो पहला वर्ड है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना, सहमत होना, गेट या स्वीकार करना। ये बहुत इजी वर्ड है, तो इसको एवरीबडी नोज इट, तो ज्यादा इस पे टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा एग्जाम्पल दिया है आपको। आजकल जो वर्ड्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो एग्जाम्पल्स के साथ पूछे जा रहे हैं। ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, तो यहां पे हमने देखा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर को। फिर अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन होता है आपका। अब देखिए जितने भी जो वर्ड ईएक्स से शुरू होते हैं उनके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तो ये हमेशा आउट का अर्थ देगा, कोई चीज बाहर जा रही है, दूर जा रही है। दूसरा, इंग्लिश में जो हमारा लेटर एक्स है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं एक्स, लेकिन जब भी ये वर्ड्स में पिरोया जाता है, जैसे एक्सेप्ट है, एक्सपेक्ट है, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ज्यादातर वर्ड्स में एक्स। 99.99% में इसका साउंड एक्स होता है। सो इसको हम एक्सपेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये होता है एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट हमारा पहला है जब जो प्रेपोजिशन है, और ये बट के कंपैरिजन में भी आता है। बट और एक्सेप्ट दो ऐसे प्रेपोजिशन है जो अलग ही हैं। जब हम प्रेपोजिशन की स्टडी करेंगे तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है सिवाय या को छोड़कर, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम। तो यहां पे ये दिया है इन्होंने, ही वर्क्स एवरी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज। तो यहां पे एक्सेप्ट वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे हुआ है। तो नेशनल हॉलीडेज के अलावा ये हर दिन काम करता है। फिर अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, अपेक्षा करना। उपेक्षा और अपेक्षा का फर्क आप जानते हैं। प्रतीक्षा करना। चेंज ऑफन हैपन्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। बदलाव अक्सर तब हो जाते हैं जब आप कम से कम उनकी आशा करते हैं या अपेक्षा करते हैं या चाहते हैं कि हो। तो यहां पे हम एक्सपेक्ट वर्ड का हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। आपका जो अगला वर्ड है वो है एक्सेस। एक्सेस जो होता है वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच बनाना या पहुंच। तो इसके लिए हमने यहां पे एग्जाम्पल में इसको यूज नाउन के तौर पे किया है। डू यू हैव एक्सेस टू द डेटाबेस? क्या डेटाबेस तक तुम्हारी पहुंच है? तो यहाँ पे एक्सेस के साथ टेंडेंसी होती है कि अक्सर लोग ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। आपको ऑफ का प्रयोग नहीं करना, इसकी जगह आपको टू का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। इस पे एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर अगला जो आपका वर्ड है वो है एक्सेस। जिसे एक्सेस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, और ये नाउन के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब होता है टू मच, अति या क्रूअल एक्शंस, जिसे हम अत्याचार भी कहते हैं। तो अति एक अर्थों में जाके अत्याचार भी हो जाता है, तो इसके अति और अत्याचार दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेस वर्ड है उसका मेनली मीनिंग थोड़ा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। यहाँ पे है एन एक्सेस टू ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है। कॉमन प्रोवर्ब है, आप सुनते आए हैं। पीपल आर ट्राइंग टू एस्केप द एक्सेसेस ऑफ ब्रूटल रिजीम। ब्रूटल का मतलब क्रूर शासन है किसी का, उसमें होने वाले अत्याचारों से लोग बच के निकलना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा आपका एग्जाम्पल है। फिर आगे चलते हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स पे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स जो है हम कल की क्लास से लेना शुरू करेंगे, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पेपर्स में मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। आजकल आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस के या फ्रेजल वर्ब्स के जो मीनिंग पूछे जा रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में यूज करके पूछे जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ आता है, उसमें जो ईडियम होता है एम्बीडेड होता है, लिखा होता है, अंडरलाइंड होता है। इस तरीके से ईडियम को यूज करने का एक फायदा ये होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट से, अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता और दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन भी है, थोड़ा पहले का पढ़ा हुआ है, मेमोरी में ब्लर्ड है भी, क्लियर नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ के आसानी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं।
तीसरा, ज्यादातर जो आपके अभी जो इडियम्स मैंने देखे एग्जाम्स में, वो ट्रेडिशनल इडियम्स कम हैं, वो इडियम्स ज्यादा हैं जो डे टू डे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में यूज होते हैं। और उसमें भी उन वर्ड्स को पकड़ा गया है जो लिटरल सेंस और इडियोमेटिक सेंस में एक ही वर्ड का अलग अलग या उसके जैसे ही समकक्ष वर्ड का यूज दो तरह के जगह पे, दो तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे हुआ है। तो ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। कंपाउंड वर्ड्स हैं जो दो वर्ड से मिलके बने हों, जैसे मैं आपसे कहूं कि वेल कॉन्सर्टेड, वेल कॉन्सर्टेड वर्ड को यूज करते हैं ईडीएम के तौर पे, वेल कॉन्सर्टेड। और कई बार इसमें है, कई बार इल कॉन्सर्टेड वर्ड भी आ जाता है, और कई बार इसके पास में एक वर्ड इसी का होता है जिसका अपना लिटरल और फिगरेटिव सेंस होता है, डिसकॉन्सर्टेड। तो इस तरह के वर्ड्स को ये ज्यादा पूछ सकते हैं। बाकायद ये बाय द वे इसका अगर मैं मीनिंग कहूं, वेल कॉन्सर्टेड का मतलब होता है वेल प्लान्ड, डिसकॉन्सर्टेड का मतलब होता है आप बेचैन हैं, आपके इमोशन सेटल्ड नहीं है। तो आप चीजों के बारे में बात कर रहे हो, वेल प्लान्ड चीजों के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको पता है ये वाला पार्ट आएगा कि हमें वेल कॉन्सर्टेड एक्शंस लेने हैं। और अगर वर्ड आता है कि आदमी उस घटना के बाद थोड़ा बेचैन हो गया, तो वी कैन यूज डिसकॉन्सर्टेड वर्ड। तो इस तरीके से हमें इसको कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। तो इसमें कंपाउंड वर्ड मिलेंगे। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो दो वर्ड से डैश लगा के हम वर्ड बना लेते हैं। फिर आपका एक चीज आता है, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो सेपरेबल और इनसेपरेबल होती हैं। अब सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिसमें जो वर्ब और उसका आगे जो प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा हो उसके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे टेक इट ऑफ। और यहां पे सेम फ्रेजल वर्ब को इन्होंने सेपरेबल के रूप में यूज किया है, यहां पे इसको इनसेपरेबल, यहां पे इसका प्रेपोजिशन या इसका जो एडवर्ब है वो साथ साथ रखे हुए हैं, टेक ऑफ द जैकेट। तो ये इस तरीके से भी यूज होती हैं। तो इसमें जो कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि बहुत सी फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जो हमेशा सेपरेबल होती हैं, बहुत सी होती है इनसेपरेबल होती हैं, और बहुत सी ऐसी होती है जो उनको ड्यूअल यूज में होता है, जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के केस में होता है। वही इनमें भी डिफरेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी वर्ब ही हैं जिसके साथ कोई भी एक आपका प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगने से मीनिंग चेंज हो गया। जैसे लुक है वर्ड, तो लुक के बाद अगर हम एक प्रेपोजिशन लगा देते हैं लुक इनटू, तो लुक इनटू लगने से ये इसका मीनिंग चेंज हो गया देखने का। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। तो एक वर्ब के आगे अगर कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब लगता है, उससे उसके मीनिंग में मूलभूत बदलाव आ जाता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। होती वर्ब भी है, क्योंकि शब्द एक से ज्यादा हैं, फ्रेज बन गई है, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। रोल वर्ब का ही प्ले करेगी इसमें, और कोई ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं होता। उसके बाद आते हैं, लास्ट पार्ट है आज का, वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, ये एक लिस्ट होती है जो हर बुक में मिल जाती है, बट फिर भी अगर क्लास में एक बार मेरे पास साथ कर लेते हैं आप, 5 से 10 जितने भी होते हैं हमारे साथ, और कुछ इसके ऐसे डायमेंशन होते हैं जो बुक्स में नहीं लिखे होते, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, जिन भी वर्ड में एबीएस लिखा हो, आप ध्यान दीजिएगा उसमें वर्ड में कहीं ना कहीं उसके मीनिंग से अवे जुड़ा होगा, कोई चीज दूर है या दूर जा रही है, ऐसा अर्थ जरूर देगा। एब्ट्वायर होता है, इसको ज्यादातर लोग एब्टोयर बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज एब्ट्वायर। एब्ट्वायर होता है स्लॉटर हाउस, कसाई खाना होता है, क्योंकि सोसाइटी से बाहर होता है, दूरी होता है, इसलिए उसको एब्ट्वायर बोलते हैं। दूसरा है आपका एबट। एबट होता है चर्च का मुख्य पादरी, और जहां रहता है उसको कहते हैं एबी। तो एबट में ही आपको एबी भी देखने का मिल जाएगा। चूंकि जो पादरी होते हैं वो सोसाइटी में नहीं रहते, चर्च में जो नन्स वगैरह होते हैं, जो पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं चर्च के, वो एक आइसोलेटेड एरिया में सेलिबेसी, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसका पालन करते हुए अपना जीवन जीते हैं। वो क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है। तो एक चर्च का मुखिया होता है, उसको हम एबट कहते हैं।
और ये एबी में रहते हैं, जिसको मठ या विहार भी कहते हैं। अगला वर्ड है एब्रीविएशन। आप ब्रू करके एक चीज का सारांश निकाल लेते हैं। ब्राई या ब्रेव का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ब्राई या ब्रेव, इसका मतलब होता है ब्रीफ या संक्षिप्त। इसी से वर्ड बना है संक्षिप्तीकरण, एब्रीविएशन। और एब का मतलब अवे, किसी भी चीज को आप छोटा करके उसको अलग निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन। और इसी से वर्ड बना है ब्रेविटी, इसी से वर्ड बना है ब्रीफ, सारे वर्ड इसी से बने हैं। तो एब्रीविएशन जो है शब्द का संक्षिप्त रूप होता है, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, जिसको हम दूसरे शब्दों में एक्रोनिम भी कहते हैं। एक्रोनिम जो होता है वो मेनली इसका सिनोनिम तो है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्रोनिम हमारा जो होता है वो प्योरली हमारा शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, एसएचओ है जैसे, या यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये हमारे एक्रोनिम्स होते हैं। ठीक है। डिकेट का मतलब होता है डिक्ट या डिकेट का मतलब होता है डिक्लेयर करना। इससे पहला वर्ड बना है एब्डिकेट। तो कोई बंदा डिक्लेयर कर देता कि मैं दूर जा रहा हूं भैया, आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो वो कहता है टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरली, स्वेच्छा से मैं अपना सिंहासन त्याग रहा हूं, जो भी मेरा उत्तराधिकारी है वो मेरा काम संभालेगा, आई एम लीविंग। फिर है अगला है आपका एबरेशन। एबरेशन बिल्कुल जो नॉर्मल रूटीन होता है उससे डिविएट करती है चीज, उससे अलग थोड़ी हट जाती है। तो डिविएशन का मतलब होता है पथ भ्रष्ट होना या पथ से अलग होना, पथ से भटकना। भ्रष्ट होना इज ए डिफरेंट वर्ड बाय द वे, बट पथ से भटक जाने के लिए हम बोलते हैं डिविएट होना। तो एक डिविएशन है, पथ से अलग हटके चलने की प्रवृत्ति है। नॉर्मल और जो टिपिकल जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं एबरेशन। तो एबरेशन इज लाइक नॉर्मली लॉ में बहुत यूज होता है। तो इस तरह के वर्ड्स हैं, ये हमारे आज 5 वन वर्ड हैं। वन वर्ड मैं आपको बताऊंगा, बट बीच बीच में थोड़ा सा वर्ड कहाँ से निकला है, इसमें कौन से प्रेफिक्स लगे हैं, कौन से सफिक्स लगे हैं, तो उस पर भी कभी कभी चर्चा होगी। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रेफिक्स एबी एबीएस का, और एक जगह दो जगह मैंने रूट की भी बात की। तो रूट, जैसे हमने रूट की बात की डिक्ट या डिकेट, तो डिक्ट या डिकेट जो होता है उसी से वर्ड बना है डिक्टेटर। बहुत से वर्ड इसी से, उसी से वर्ड बना है डिक्टेशन, जो हमें निर्देश मिलते हैं जिसपे हम लिखते हैं कुछ। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। रूट मेथड से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, बट फिर भी बीच बीच में कुछ पॉइंट्स अगर हमें याद रहते हैं तो हमारे एग्जाम में हमारी मदद कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग कल। यही पेपर पेन लेके बैठना है। और जो आपकी अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊं तो आप कमेंट लिख दीजिएगा। तो आप जब भी इसको पढ़ें तो आप पेपर पेन लेके बैठें, नोट्स तैयार करें, और आप देखेंगे एग्जाम में आपका इजीली 15 से 20 नंबर आपके बढ़वा देगा। क्योंकि हम जब राइटिंग वाले पार्ट पे हम आएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इससे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज के लिए कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।